स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों, आज एक लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण टॉपिक पारिस्थितिकीय उपागम हम करेंगे। इकोलॉजिकल मॉडल। आप में से जो भी बच्चे बीए, एमए, नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए कर रहे हैं या नेट सेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। और जो बच्चे बीए एमए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप में से जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक कर देगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय उपागम, है ना, इकोलॉजिकल मॉडल के प्रणेता कौन है? तो ये फ्रेडरिक्स हैं, ठीक है ना। ये ही लेके आए थे पारिस्थितिकीय उपागम। इनका मानना था कि भाई जो आपका एनवायरनमेंट होता है, लोक प्रशासन एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो आसपास का जो वातावरण है, उससे आपका प्रशासन प्रभावित होता है और उसको प्रभावित भी करता है, ऐसा रिक्स महोदय का मानना था। तो लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय उपागम के प्रणेता फ्रेडरिक्स है। फ्रेडरिक्स के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। रिक्स ने प्रशासनिक प्रणालियों एवं वातावरण के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्स ये चेक करते हैं कि भाई जो वातावरण है, ठीक है ना, वातावरण, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर वो एक इस संदर्भ में वो वातावरण की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वहाँ का वातावरण प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है और प्रशासन वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, ये चेक करना चाहते थे। तो ये कथन सत्य है। रिक्स ने अपना ध्यान विकासशील एवं परिवर्तनशील समाज, ठीक है ना, समझो नहीं है, समाज की प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर केंद्रित किया। तो बिल्कुल सही बात है। रिक्स का ध्यान इससे और था कि जो विकासशील देश हैं और जो उनकी जो परिवर्तनशील समाज हैं, उनका अध्ययन करना चाहता था। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे कि लोक प्रशासन के सिद्धांत बन रहे थे अमेरिका के अंतर्गत और विकसित देशों में, तो जो संरचनाएं वहाँ पे बनाई गई थी, जो संस्थाएं वहाँ पे बनाई गई थी, वही संस्थाएं उन देशों में फेल हो रही थी जो विकासशील थे, जो तृतीय विश्व के देश थे। तो रिक्स ये चेक करना चाहते थे कि भाई सेम संस्था, जो नौकरशाही प्रशासन किस तरह से अमेरिका में या यूरोप के देशों में तो कारगर है, सही काम कर रहा है, लेकिन विकासशील देशों में क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है। तो इन्होंने इस ओर अपना ध्यान किया। रिक्स ने प्रिज्मेटिक साला मॉडल तैयार किया। तो ये भी सही है, कथन सत्य है। रिक्स के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था नहीं होती, ये कथन गलत है। भाई प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है या आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये कथन असत्य है। प्रिज्मेटिक साला मॉडल की अभी हम चर्चा करेंगे। द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? तो फ्रेडरिक्स की। इकोलॉजी से ही आप समझ जाना कि फ्रेडरिक्स है। रिक्स ने पारिस्थितिकीय उपागम के तहत कितने प्रकार के मॉडल का निर्माण किया है? तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कृषिका और औद्योगिका मॉडल, एग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया मॉडल, बहुकार्यात्मक समपार्श्वीय अल्प कार्यात्मक समाजों के मॉडल, है ना, प्रिज्मेटिक आपका फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक डिफेक्टेड सोसाइटी, और फिर साला मॉडल। तो ये चारों मॉडल इन्होंने ही दिए हैं। थोड़ा सा चर्चा करेंगे। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। प्रक्रियात्मक उपागम का सर्वप्रथम राजनीति में प्रयोग जो था आमंड ने किया था, ठीक है।
कहने का तात्पर्य है कि कुछ संरचनाएं होती हैं और उनके कुछ कार्य होते हैं, ठीक है ना। इसी को संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम कहा जाता है कि कुछ संरचनाएं होती हैं और उन संरचनाओं के कुछ कार्य होते हैं। उसी आधार पे आप अगर किसी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद दूसरा कृषि और औद्योगिका मॉडल। तो दो तरह की व्यवस्थाएं, एक जो है आपकी जहाँ पे कृषि प्रधान समाज है वो, ठीक है, वहाँ पे वैसी कैसी की खेती होती है, पिछड़ा हुआ समाज होगा वो। और एक होता है आपका औद्योगिक मॉडल, वहाँ पे औद्योगिकरण तीव्र होगा, कृषि कम होगा, पिछड़े हुआ समाज नहीं होगा। तो दो तरह के इन्होंने मॉडल दिए, कृषि का और औद्योगिक का मॉडल, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं बहुकार्यात्मक, समपार्श्वीय, अल्प कार्यात्मक। 1 बाय 1 ये आगे बढ़े थे। तो इनको कृषि का और औद्योगिक का विभाजन से भी इनको फर्क नहीं पड़ा। अब आप कहेंगे कृषि का और औद्योगिक का क्या लेना देना है, तो ये जो कृषि का मॉडल है वो था आपका विकासशील देशों का, तृतीय विश्व के देशों का मॉडल था। और औद्योगिक का मॉडल जो था वो विकसित देशों का था, जो अमेरिका और यूरोपीय देशों का था, है ना। तो ये कर क्या रहे थे, यही तो देख रहे थे कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था विकसित देशों में तो सही चल रही है, लेकिन विकासशील देशों में उस हिसाब से काम नहीं करती है ना। तो इन्होंने फिर कृषि का और औद्योगिक का मॉडल दिया, लेकिन इनका इनसे भी मन नहीं भरा। तो ये बहुकार्यात्मक, समपार्श्वीय, अल्प कार्यात्मक समाजों का इन्होंने मॉडल दिया। बहुकार्यात्मक का मतलब है कि ऐसा समाज, है ना, जहाँ पे एक ही संरचना बहुत सारे कार्य करती है, बहुकार्यात्मक, ठीक है ना, बहुत सारे कार्य करती है, ठीक है ना। ऐसे समाज ऐसे वो होते हैं जो परंपरागत समाज होते हैं, ठीक है ना, राजतंत्र, है ना। आप मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि राजा ही बहुत सारे कार्य करता था। राजा ही कानून का निर्माण करता था, राजा ही उसे लागू करता था और राजा ही न्याय करता था। तो वो क्या करता था कि एक ही संरचना बहुत सारे कार्य करती है, इसको कहते हैं बहुकार्यात्मक। फिर एक मॉडल है अल्प कार्यात्मक समाज। अल्प कार्यात्मक समाज ये है कि जहाँ एक संरचना विशेष कार्य करती है या कम कार्य करती है, उसको कहते हैं अल्प कार्यात्मक समाज। उदाहरण के लिए कि जैसे कि आपका विधानमंडल क्या करता है, कानूनों का निर्माण करता है, ठीक है ना, कानून बनाता है, उसका काम क्या है, कानून का निर्माण करना, ठीक है। कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है, उसका कार्य क्या है, सिर्फ कानूनों को लागू करना। और एक और संरचना है न्यायपालिका, वो क्या करती है, सिर्फ न्याय का कार्य करती है, ठीक है। तो क्या है, ये अल्प कार्यात्मक, मतलब एक विशेष संरचना विशेष कार्य कर रही है, ठीक है। तो इसको अल्प कार्यात्मक समाज कहते हैं। एक समपार्श्वीय समाज होता है जो इनके बीच में है, क्या है, इनके बीच में है। तो ये जो होता है समपार्श्वीय समाज, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे संरचनाएं तो होती हैं, ठीक है, लेकिन व्यवहार में ये अल्प कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। कहने के लिए कि जैसे कि भाई यहाँ पे कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कार्य जो हैं आपके प्रधानमंत्री कर जाते हैं, है ना। तो क्या हो गया, ये इसको कहते हैं समपार्श्वीय, प्रिज्मेटिक, कि संरचनाएं कहने के लिए तो नियम, कानून, संविधान सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आज भी वहाँ पर जो निर्णय है ना, या कार्य है, वो उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से पहले होता आ रहा है ना। जैसे कि कई सारे डिसीजंस आपका मोदी जी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं आपका समपार्श्वीय समाज, है ना, प्रिज्मेटिक डिफेक्टेड सोसाइटी। ये बीच में होती है, यहाँ पे नाम के लिए तो संरचनाएं होती हैं, ठीक है, नाम के लिए तो संरचनाएं होती, नाम के लिए ऐसी संरचनाएं खड़ी कर दी जाती हैं, बना दी जाती हैं, संविधान में उसका वर्णन कर दिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे वो संरचनाएं काम उस हिसाब से नहीं कर पाती हैं जिस हिसाब से करना चाहिए उनको, ठीक है। तो इसको कहते हैं समपार्श्वीय प्रिज्मेटिक। एक मॉडल दिया था इन्होंने, साला मॉडल, तो इसका हम बाद में अच्छे से गहन रूप से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। साला मॉडल जो है आपका, ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी की ब्यूरोक्रेसी है। एक बार इस पर भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे अच्छे से।
तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रणेता कौन है? तो ये गैब्रियल ऑमंड है। निम्नलिखित, सबसे पहले वही लेके आए थे तुलनात्मक राजनीति में। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बहुकार्यात्मक समाज की नहीं है? ठीक है ना। तो बहुकार्यात्मक समाज जहाँ पे एक ही संरचना बहुत सारे कार्य करती है, तो ऐसा समाज पिछड़ा होगा, पिछड़ा हुआ समाज होगा और गरीबी होगी। तो सही बात है। आप राजतंत्रात्मक समाज में जाते हैं या पहले मध्यकाल भारत में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारा समाज जो था वो समाज पिछड़ा हुआ था और गरीब था। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही संरचना होती है और वही सारे कार्य करती है। अब एक ही आदमी अगर सारे कार्य करेगा तो वो बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है ना। वो तानाशाह हो जाएगा। एक ही संरचना द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, ये भी कथन सही है। कृषि आधारित समाज व शाही शासन होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे शाही मतलब राजाओं वाला शासन मिलेगा आपको, है ना, राजतंत्र मिलेगा। और कृषि आधारित समाज होगा, उद्योगों का कम स्थान होगा। और यहाँ कार्य विशेषीकरण नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। कार्य विशेषीकरण का तात्पर्य विशेष कार्य विशेष संरचना करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो राजा ही देखोगे आप, शाही शासन है और राजा ही कानूनों का निर्माण करेगा, कानूनों को लागू करेगा और कानून न्याय करेगा। तो ये विशेषता नहीं है। रिक्स बहुकार्यात्मक समाज में नौकरशाही को क्या नाम देता है? ठीक है ना। तो इसको ये नाम देते हैं चैम्बर। ठीक है ना, चैम्बर। अब क्या होता है, जहाँ बहुकार्यात्मक समाज होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, भ्रष्टाचार, गुप्त मंत्रणा होती है, पारदर्शिता का अभाव होता है। तो आप देखेंगे ये सब कार्य चैम्बर के अंतर्गत होते हैं। पता भी नहीं चलता बाहर वाले को कि भाई क्या हो रहा है अंदर, है ना। ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है, इसकी ब्यूरोक्रेसी ऐसी होती है, एक चैम्बर जो होता है ना, एक रूम की तरह होता है और एक बंद कमरे की तरह होता है। तो उसके अंतर्गत बैठकर नौकरशाही कार्य करती है। इसी वजह से रिक्स ने इसको क्या नाम दे दिया, चैम्बर दे दिया है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अल्प कार्यात्मक समाज की है? तो औद्योगिकरण। हाँ, इन जो अल्प कार्यात्मक समाज होते हैं यहाँ पे विशेष संरचनाएं होती हैं और विशेष कार्य करती हैं। तो ऐसे समाजों में औद्योगिकरण पाया जाता है। खुली वर्ग संरचनाएं होती हैं, मतलब आपको पता रहेगा कि भाई कार्यपालिका क्या कर रही है, विधायिका क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है। ये सब खुली संरचनाएं होती हैं। इनके बीच में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, है ना, वो सब न्यूज़पेपर में छपते हैं, आपका बुलेटिन बनते हैं। ये सब कार्य विशेषीकरण। तो यहाँ पे विशेष संरचना विशेष कार्य करती है। ठीक है ना। तो ये उपरोक्त सभी विशेषताएं अल्प कार्यात्मक समाज की हैं। रिक्स के अनुसार किस मॉडल में निजीकरण हावी रहता है? तो निजीकरण किस में हावी होगा? अल्प कार्यात्मक समाज में। ठीक है ना। यूरोपीय देश हैं जो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये कम संरचनाएं कम कार्य करती हैं। ठीक है ना। तो और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये यूरोप में पाया जाएगा और आपका अमेरिका में पाया जाएगा। तो इन ऐसे समाजों में निजीकरण जो होता है वो अत्यधिक हावी रहता है। लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी जो है उससे छुटकारा, उसकी जो हीनता है उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं कि निजीकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता होती है, यहाँ पे आपको कार्य करने की स्वतंत्रता, रोजगार करने की स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस कारण से कहीं ना कहीं निजीकरण हावी रहता है। लेकिन जो बहुकार्यात्मक समाज है, जो मतलब जहाँ पे राजा का शासन है, वहाँ पे निजीकरण हावी नहीं रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ों पे, हर एक संसाधनों पे राजा का अधिकार होता है। कल को वो कौन सा निर्णय ले ले, कौन सा कारखाना ये सब बंद कर दे, तो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो निजीकरण वहाँ पे कम होता है, लेकिन अल्प कार्यात्मक समाजों में बहुत ज़्यादा हावी रहता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो होगा ना, सरकार होगी ना, वो एक विशेष कार्य ही करेगी। ठीक है ना। तो वो आपके निजी, आप क्या व्यापार कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, उनमें हस्तक्षेप कम करेगी। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि खूब वहाँ पे निजीकरण इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर रिक्स का अपना ध्यान केंद्रित किया? तो ये समपार्श्वीय समाज को चेक करते हैं। ठीक है ना। जो अब बहुकार्यात्मक समाज है तो राजतंत्रात्मक हो गया है, और राजतंत्र गिने चुने एक दो तीन देशों के अंतर्गत ही है, तो उनका अध्ययन करने का के प्रति इनकी रुचि नहीं है। ठीक है। अल्प कार्यात्मक की भी इनकी रुचि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब सारी व्यवस्था ठीक है, नौकरशाही परफेक्ट काम कर रही है। लेकिन जो समपार्श्वीय समाज है, जहाँ पे संरचनाएं तो आधुनिक संरचनाएं तो बनाई गई हैं,
लेकिन फिर भी वहाँ पे व्यवहार में वो लागू नहीं हो पा रही, व्यवहार में काम नहीं कर पा रही, व्यवहार में सफल नहीं हो पा रही। तो ऐसे समाजों का के अध्ययन पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। तो इसको समपार्श्विक समाज कहा जाता है, जो बीच में है। प्रिज्मीय समाज सिद्धांत की किसकी देन है? तो ये रिक्स की है, ठीक है ना। प्रिज्मीय या समपार्श्विक समाज एक ही होता है। आपने प्रिज्म देखा होगा ना, प्रिज्म में आप रोशनी डालते हो तो एक तरफ से रोशनी जाती है और उसमें से फिर 7, 8, 10 तरह उस पार 10, 7, 8, 10 तरफ से लाइट्स रोशनी निकलती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपने संरचना तो एक बना दी, लेकिन वो कार्य बहुत सारे कर रही है, ठीक है। रिक्स प्रिज्मीय समाज की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसको बाजार कैंटीन व्यवस्था कहते हैं। ये ऐसा समाज है कि यहाँ पे बाजार भी है और व्यवस्था कैंटीन भी है। अब समझते हैं बाजार क्या होता है। बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे इस प्रिज्मीय समाज के अंतर्गत एक तरफ तो आप देखेंगे कि भाई प्रतिस्पर्धा हो रही है, मांग पूर्ति के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, है ना। तो बाजार ऐसे ही चलता है ना, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है और मांग पूर्ति करती है। और दूसरी तरफ कैंटीन होता है। कैंटीन में क्या होता है कि आपको विशेष सुविधा दी जाती है, ठीक है ना। आपको कम दाम पे आपको सामान दिया जाता है। तो दोनों तरह की व्यवस्था यहाँ पे होती है। अब जब हम ब्यूरोक्रेसी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत क्या होगा कि भाई आप नौकरियाँ जो होंगी वो क्या होगा कि आपको प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, मेरिट में आपका नाम आएगा तो आप नौकरी के लिए चुने जाएंगे। तो ये कैसी है? बाजार व्यवस्था हो गई, ठीक है ना। आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाई भतीजावाद पाया जाएगा कि अर्थात अपनी जाति या अपने रिश्तेदारों को नौकरी में रख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि आपको विशेष सुविधा दे दी गई, जैसी कैंटीन में दी जाती है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसे यही आपका इसी वजह से इसको बाजार कैंटीन व्यवस्था कहता है। रिक्स प्रिज्मीय समाज की सामाजिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो सामाजिक व्यवस्था को ये कलेक्टस कहते हैं, ठीक है ना। इसका मुझे याद नहीं आ रहा है कलेक्टस का क्या है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, या मुझे अभी याद आ जाएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रिज्मेटिक सोसाइटी की चारित्रिक विशेषताएं? विजातीयता, औपचारिकता, अति आच्छादन। तो ये तीनों विशेषताएं जो हैं ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी के हैं। विजातीयता का अर्थ होता है विखंडता, ठीक है। तो ऐसा समाज जो होता है, ये समाज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर इत्यादि आधार पर बिखरा हुआ होता है, बटा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी एक विशेषता ये होती है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, है ना। दूसरा है यहाँ पे औपचारिकता होता है, फॉर्मलिज्म, अर्थात कि यहाँ पे संरचनाएं तो बना दी जाती हैं, संविधान का निर्माण भी कर दिया जाता है, आधुनिक संरचनाएं बना दी जाती हैं, लेकिन ये व्यवहार में लागू नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। संविधान के अंतर्गत किया गया है कि भाई हर किसी को कानून के समक्ष सब समान है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भाई आपका नौकरियों के अंतर्गत, ठीक है ना, सबको समान समझा जाएगा, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी भाई भतीजावाद हावी रहता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। औपचारिकता होगी लेकिन व्यवहार पे ये लागू नहीं होता है। अति आच्छादन, कहने का मतलब ये है कि नई संरचनाओं को पुरानी संरचनाएं कवर कर लेती हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता पर बहुत अत्यधिक बल दिया गया है, ठीक है, कि आप सभी धर्म समान हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे धर्म जो होता है वो हावी हो जाता है, ठीक है ना। धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन यहाँ पे धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है। जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, लेकिन यहाँ पे जाति के नाम पे वोट मांगा जाता है। तो क्या हो रहा है कि पुरानी जो संरचना है धर्म जाति, ये कहीं ना कहीं नई संरचना को कवर कर ले रहा है, ऊपर से ढक ले रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अति आच्छादन। साला मॉडल की रचना किसने की? तो ये फ्रेड रिक्स ने की है। रिक्स ने साला मॉडल की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो साला मॉडल जो है ये आपकी
प्रिज्मेटिक सोसाइटी की आपकी प्रशासनिक व्यवस्था को ये साला मॉडल कहता है। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रिक्स ने किसकी प्रशासनिक व्यवस्था को साला मॉडल कहा है, तो आपको प्रिज्मेटिक सोसाइटी याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, भाई भतीजावाद। यहाँ पे भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा हावी होता है। लोग नौकरियों में अपने जानकार अपने भाई बंधुओं को रखते हैं। ठीक है। कोई काम करना होता है तो वहाँ पे भी भाई भतीजावाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है प्रशासनिक व्यवस्था में, या किसी को ठेका देना हो तो वहाँ पे भी भाई भतीजावाद दिया जाता है। बहु संप्रदाय, यहाँ पे कई सारे संप्रदाय एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। तो ये हर एक उसकी विशेषता है। बाजार, कैंटीन, यहाँ पे बाजार भी पाया जाता है और कैंटीन भी पाया जाता है। अर्थात एक तरफ प्रतिस्पर्धा भी पाई जाएगी और दूसरी तरफ आरक्षण भी मिलेगा, विशेष सुविधा भी दी जाएगी। बहुमूल्यता, यहाँ पे कई सारे एक साथ कई सारे मूल्य आपको देखने को मिलेंगे। शक्ति का बंटवारा, अधिकार एवं शक्ति के बीच द्वंद्व। तो यहाँ पे शक्ति का बंटवारा भी देखा जाएगा और अधिकार और शक्ति को लेके फाइट भी होगी। तो यहाँ ये उपरोक्त सभी विशेषताएं किसकी हैं, आपकी साला मॉडल की हैं। रिक्स ने अल्प कार्यात्मक समाज में नौकरशाही को क्या कहा, तो इन्होंने अल्प कार्यात्मक समाज में ब्यूरो को कहा। ब्यूरो को आप देखेंगे, ब्यूरो का जो कार्य होता है ना वो पारदर्शी होता है, उसके बारे में आपको पता चलता रहता है, लेकिन चैम्बर के अंतर्गत आपको नहीं पता चलता है। तो ये अल्प कार्यात्मक समाज है, इसकी नौकरशाही को ब्यूरो कहा, क्योंकि यहाँ की नौकरशाही जो होती है प्रशासनिक व्यवस्था होती है, यहाँ पे आपको पता चलता रहता है कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो इसको इन्होंने ब्यूरो कहा इसी कारण से। रिक्स के अनुसार कौन सी विशेषता समपार्श्वीय समाज की नहीं है, तो परस्पर व्यापन या आच्छादन ये इसकी विशेषता नहीं है, ये तो साला की विशेषता है, साला मॉडल की। ठीक है ना। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे कि हम कोई गलती या कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, ताकि अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हम उसको अभी समय रहते उसको ठीक कर सकें। अब नेट बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन हमारे सही हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो या कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा वो, है ना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।